हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब स्टार्ट किए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। किस टॉपिक को स्टार्ट किया हम लोग? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित बायो-सवार्ट का नियम। किसका? बायो-सवार्ट का नियम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से लॉन्ग थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट में आता है। तो ये जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहली चीज की बायो-सवार्ट का नियम। तो क्या बायो-सवार्ट एक ही आदमी का नाम है, एक ही वैज्ञानिक है? नहीं, गलत। बायो-सवार्ट एक्चुअली दो वैज्ञानिक हैं, दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, और ये दोनों कब नियम दिए थे? 1920 ईस्वी में। ये दोनों कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो बायो अलग थे और सवार्ट अलग थे, यानी बायो और सवार्ट। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक ये है बायो और एक वैज्ञानिक का नाम सवार्ट। तो बायो सवार्ट एक साथ लिख देते हैं। जैसे द्वंद्व समास आप पढ़े ना, द्वंद्व समास में कैसे होता था? माता पिता डैश दे के दे देते थे हम लोग, तो इसका मतलब था माता और पिता। तो इसी तरह बायो सवार्ट, यहां पे डैश है ना, तो इसका मतलब हुआ बायो और सवार्ट का नियम। तो समझिए बायो सवार्ट का नियम है क्या। सन 1920 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कब? सन 1920 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो और सवार्ट ने एक नियम दिया, और उसी नियम को हम लोग कहते हैं बायो सवार्ट का नियम। तो यहां पर लिख लेते हैं। ऐसे फिजिक्स में ईस्वी सन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर लिख दे रहे हैं। सन 1920 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने धारावाही समझते हैं ना, ऐसा चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे बायो सवार्ट का नियम कहा जाता है। जिसे बायो सवार्ट का नियम कहा जाता है। तो बायो सवार्ट का नियम क्या है? तो हमने बोला कि सन 1920 ईस्वी में, कब? तो सन 1920 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए?
तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए जिसे बायो-सवार्ट का नियम कहा जाता है, जिसे बायो-सवार्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, मतलब धारावाही चालक किसके समीप, मान लो ये एक धारावाही चालक है, दिख रहा आपको, इससे करंट जा रहा है I। ठीक है, इस कंडक्टर को, इस चालक को हम XY मान लेते हैं, आप चाहो तो AB भी मान सकते हैं। तो ये धारावाही चालक हो गया। तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो मान लो यहां पर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो धारावाही चालक है, ये जो XY चालक लिए, इसकी लंबाई XY चूंकि बहुत बड़ा होगा, तार कहने का मतलब 1 फीट का तार नहीं होता है, तार बड़ा ही होता है। तो जब कुछ नहीं बोला जाए तार के बारे में तो तार की लंबाई बड़ी मानी जाती है। तो इस बिंदु पे किसके वजह से ले, जैसे मान लो अगर यहां से लेंगे तो दूरी ऐसे हो जाएगा, यहां से ले तो ऐसे हो जाएगा, यहां से ले तो दूरी ऐसे हो जाएगा। तो कहीं एक जगह से दूरी मापना पड़ेगा। तो इस तार का, चूंकि ये तार बहुत छोटे छोटे लंबाई से बना है, तो इस तार का एक छोटा सा लंबाई ले लेते हैं हम, इतना बड़ा लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से लंबाई को हम क्या लिख ले, इस छोटे से लंबाई को हम ले लेते हैं dl। मतलब चाहे तो एक बिंदु इधर भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से भी हो जाएगा। जैसे अगर आप ABC बुक पढ़ोगे तो P इधर भी मानेगा इधर भी मानेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी एक ही बिंदु पर ना कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से इसकी स्थिति सदिश मान लेते हैं R वेक्टर है। तो स्थिति सदिश अगर R वेक्टर है, dl तो हम ऊपर की ओर लिए क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पे एक एंगल भी बना है। ठीक है, dl वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर लिए dl का, और यह R वेक्टर, इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया। तो यहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा यहां पर, और इसी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आपको बताना है। ऐसे डायरेक्शन की बात करें तो इधर डायरेक्शन किधर होगा, बोलो, दाएं हाथ का अंगूठा नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का डायरेक्शन यहां किधर होगा, अंदर की ओर, और अंदर को हम लोग क्या दिखाते हैं, क्रॉस। तो समझ गए क्या किए हम, बायो-सवार्ट ने कब, सन 1920 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने धारावाही चालक के समीप, तो ये धारावाही चालक हो गया XY, और इसके समीप मतलब करीब, निकट, एक बिंदु P लिए, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिए, और उसी नियम को हम लोग कहते हैं बायो-सवार्ट का नियम। तो यहां पे धारावाही चालक क्या ले लिए, XY, इससे करंट कितना जा रहा, I, इसके स्वल्पांश का मतलब इसकी छोटी लंबाई। तो इस धारावाही चालक का लंबाई कितना ले लिए, छोटी लंबाई ले लिए dl, इसमें बहुत सारे dl कुल मिलकर l हो जाएगा। तो इस dl से इस P बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, तो स्मॉल r वेक्टर। इस dl से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी स्थिति सदिश कितनी है, r वेक्टर। तो स्थिति सदिश r वेक्टर है, इसका मतलब दूरी कितनी है, तो r। सदिश का परिमाण क्या होता है, अदिश, विस्थापन का परिमाण क्या होता है, दूरी, वेग का परिमाण क्या होता है, चाल। तो ये हो गया। अब यहां पे लैंग्वेज ले लेते हैं, बायो-सवार्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ एजम्पशन ले रहे हैं व्यंजक के लिए। हमको चाहिए इसका व्यंजक, किसका व्यंजक भाई, किसकी व्यंजक चाहिए, तो बायो-सवार्ट का नियम। तो बायो-सवार्ट नियम का हमको व्यंजक चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे, माना कि, बोलिए क्या मान लेते हैं, माना कि XY एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है जिससे I परिमाण की विद्युत धारा
I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब सूत्र निकालने वाले किसका? चुंबकीय बायो-सवार्ट के नियम का, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। बायो-सवार्ट क्या कहे? तो सन 1920 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सवार्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किए। किस लिए नियम दिया बायो-सवार्ट? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए। किसके कारण? तो धारावाही चालक के कारण। ठीक है, और उसी नियम को हम लोग कहते हैं बायो-सवार्ट का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए नियम दिए, तो उस नियम से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान निकालेंगे। तो हम एक धारावाही चालक ले लिए XY, इससे करंट कितना जा रहा? I। तो इतना ही बात को अभी लिखे कि माना कि XY एक धारावाही चालक है जिससे I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। तो ये तो हो गया कि XY एक चालक है, इससे I धारा जा रहा है। अब क्या है? तो चालक के समीप बिंदु P पर किसके कारण? स्वल्पांश dl के कारण। चालक के समीप बिंदु P पर स्वल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। यही करना है ना? बोलो, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, चालक के समीप बिंदु P पर, यानी ये बहुत बड़ी दूरी पे नहीं लेना है, मतलब समीप यानी करीब ही लेना है। कितना दूरी पे लिया गया? R दूरी पे। तो चालक के समीप बिंदु P पर स्वल्पांश। अब स्वल्पांश किसको बोला गया है? तो देखो स्वल्पांश किसको बोला गया? स्व जोड़ अल्प जोड़ अंश। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? धारावाही का। तो स्व मतलब अपना, अल्प मतलब छोटा, अंश मतलब हिस्सा, यानी इस तार के अपने हिस्सा dl लिया गया ना। तो बिंदु P पर, यानी ये जो तार का छोटा छोटा टुकड़ा माने हैं, जैसे dl बहुत मिल के बना L, तो ये जो dl माने हैं इसी को बोले हैं स्वल्पांश। क्या बोले हैं? स्वल्पांश। तो समीप बिंदु P पर स्वल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, स्वल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखो, चूंकि पूरी लंबाई के कारण b होगा, लेकिन स्वल्पांश के कारण तो db होगा, छोटी से लंबाई के कारण छोटा होगा। तो यहां पे लिख दे रहे हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यानी db वेक्टर। देखिए यहां पर क्या लिखे हैं? चालक के समीप बिंदु P पर स्वल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता db ज्ञात करनी है। ठीक है, किसके कारण? तो इस dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता db ज्ञात करनी है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता dB है, यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम लोग dB निकाल रहे हैं, आप चाहो तो आप B को dB भी लिख सकते हो। dB क्यों? क्योंकि छोटी लंबाई dl है, तो dl की वजह से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये जो एजम्पशन ली है, क्या आपको समझ में आया? क्या बोले? माना कि XY एक धारावाही चालक है जिससे I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक के समीप बिंदु P पर स्वल्पांश dl के कारण किस पे?
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता dB ज्ञात करनी है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। हम आप ही से पूछते हैं इस बात को आप ही बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्यों उत्पन्न हुआ। जब किसी चालक से करंट जाएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा जाएगा तभी ना चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा। अगर धारा जाएगा ही नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर धारा अधिक जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होगा, धारा कम जाएगा तो कम होगा, अगर धारा जाइबे नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह मतलब कौन, किसके लिए, तो यह बोल रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को, यह यानी dB, ठीक है, परिमाण की बात कर रहे हैं अभी। तो यह चालक से, धारावाही चालक लिख देते हैं, यह धारावाही चालक से, यह किसके लिए लिखे हैं, तो यह लिखे यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए। यह किसके लिए लिखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए। यह धारावाही चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, अब विद्युत धारा को हम लोग क्या लिखेंगे, I, विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। चूंकि करंट इससे जाएगा तभी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। अब इसको लिख सकते हैं dB समानुपाती I, और इसको मान लेते हैं संबंध नंबर 1, रिलेशन नंबर 1। दूसरी चीज, यह मतलब कौन, dB, देखो अगर हम कहें कि चालक की लंबाई न रहे, तो चालक की लंबाई न रहे, करंट खूब है और चालक की लंबाई नहीं है, तो जाएगा किधर से। तो अगर चालक की लंबाई 0 हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0 हो जाए। जैसे ये चालक है, अभी DL लिए, तो इसको और घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, अंत में 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0। तार की जितना लंबाई होगी उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्ट्रांग होता है। यानी ये जो स्वल्पांश DL है इसके भी समानुपाती होता है। इस बात को हो सके तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह चालक के या चालक के स्वल्पांश, यह चालक के स्वल्पांश यानी DL के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो अब तो बोर्ड भरा हुआ है, अब तो यहां पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो क्योंकि बोर्ड को क्लियर करेंगे। तो यहां पे आपको पता चला, जैसे मान लो ये लंबाई है तो इसको घटाते घटाते, अभी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है लेकिन घटाते घटाते अगर इस लंबाई को 0 कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0, खत्म हो जाएगा। तो यानी समानुपाती होता है। तो अब यहां पे बढ़ाते इसको आगे, देखिए ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा अर्थात dB समानुपाती DL, और इसको रिलेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यानी यह कौन, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो यानी dB चालक के स्वल्पांश DL के समानुपाती होता है। एक चीज और, तीसरा नंबर देखिए, इसको अब कहोगे कि सर ये सब कैसे लिख रहे हैं, तो कोशिश तो कर रहे हैं आपको समझाने की, बट ये प्रैक्टिकली प्रयोग में ऐसा देखा गया है, प्रयोग में ऐसा देखा गया है, ठीक है। यह मतलब कौन, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। याद रखिएगा यहां पर यह कहने का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। यह स्थिति सदिश, यहां पे स्थिति सदिश किसको माने हैं,
तो स्मॉल आर वेक्टर को, या स्थिति सदिश यानी आर वेक्टर, और ये क्या था, स्वल्पांश, और स्वल्पांश मतलब डीएल, या स्थिति सदिश यानी आर वेक्टर और स्वल्पांश डीएल। तो डीएल वेक्टर लिखोगे तो पर भी गड़बड़ नहीं होगा, अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। स्वल्पांश के बीच ये प्रैक्टिकली मिला है, बने कोण के जया बोलते हम लोग साइन को, जया के समानुपाती होता है, यानी इसके बीच में जो कोण बना है ये इसके समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो जया बोलते हैं साइन को, कॉस बोलते हैं कोजेया को, टाइन को बोलते हैं स्पर्श जया, ठीक है। तो साइन को आप कहोगे कैसे, तो जैसे मान लो आर दूरी पे हो गया, लेकिन जब इस तार के डायरेक्शन में आर लिया गया तो वहां पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। जैसे मान लो अगर तार ऐसे है, यहां पे बिंदु आर है, ये पी है आर दूरी पे, तो यहां पे जब देखा गया इससे करंट आई जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, लेकिन जब इसी दूरी को, इसी आर को जब करंट के डायरेक्शन में रख दिया गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो ये पॉसिबल है किस पे, तो साइन थीटा पे, क्योंकि 90 होगा तो वैल्यू मैक्सिमम, आई पे जब एक के डायरेक्शन में हो जाएगा तो साइन 0 और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा था प्रैक्टिकली। तो इसलिए बोला गया कि साइन के, कॉस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर कॉस होता तो इसके डायरेक्शन में लेने पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मैक्सिमम आता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो जब लंबवत था या थीटा एंगल पे तो मिल रहा था, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब इसके डायरेक्शन में लिया गया, मतलब जब थीटा का 0 लेते थे वैल्यू, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0 हो जा रहा था। तो इसीलिए बोला गया किसके समानुपाती होगा, साइन के। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं अर्थात डीबी समानुपाती साइन थीटा, और ये हो गया रिलेशन नंबर 3। चौथा बात है, ये आपको प्रैक्टिकली आपको भी समझ में आएगा। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई कि करंट जाएगा तबे होगा, लंबाई होगा तबे होगा, और ये चीज थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, हमको ऐसा लगता है। अब तार वाला बात है, तो तार से जितने दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता घटेगा, यानी जैसे जैसे दूरी का मान घटेगा, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा, तार से जैसे जैसे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता घटेगा, और तार के जैसे जैसे समीप आओगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ेगा। तो चौथा पॉइंट ले लेते हैं, यह एक बार फिर से पूछ रहे हैं, यह कहने का मतलब, तो यह कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यह यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसके मान पे डिपेंड करेगा, जो धारावाही चालक है इससे जो दूरी बढ़ेगी पी का, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता घट जाएगा, ठीक है। तो दूरी कहने का मतलब क्या, यह आर, और आर कहने का मतलब क्या, स्थिति सदिश का परिमाण। तो लिखेंगे यह यानी डीबी, यह स्थिति सदिश, यह स्थिति सदिश के, या स्थिति सदिश के परिमाण के, या स्थिति सदिश के परिमाण के कूलम्ब लॉ में पढ़े थे ना, वर्ग, तो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल बनेगा जो कि कूलम्ब के नियम जैसा ही होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यह यानी डीबी स्थिति सदिश के परिमाण के वर्ग, यानी परिमाण के वर्ग मतलब आर स्क्वायर, या मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्थिति सदिश के परिमाण के वर्ग, तो स्थिति सदिश का परिमाण तो आर हो जाएगा और उसका वर्ग यानी आर स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं
डीबी समानुपाती 1/r²। तो जब इसको पढ़ेंगे समानुपाती तब पढ़ेंगे 1/r², या सीधा पढ़ दो डीबी व्युत्क्रमानुपाती r², और इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 4, यानी संबंध नंबर 4। तो अब आपके पास कितने रिलेशन है? 4। यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता धारावाही चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चालक के स्वल्पांश डीएल के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्थिति सदिश और स्वल्पांश के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता स्थिति सदिश के परिमाण के वर्ग के समानुपाती होता है। तब यहां पे कितने संबंध आ गए? 4। अब चारों संबंध को मिला के एक नया संबंध लाएंगे। तो यहां देख लीजिए इतना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब चारों जो संबंध है, देखो 1 2 3 4, अब ये चारों संबंध का एलएचएस अगर देखें तो सब में डीबी डीबी बोले, यानी यह किसके लिए बार बार बोल रहे थे? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए। तो ये चारों संबंध किसके लिए था? ये चारों संबंध किसके लिए? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए। तो चारों को एक साथ अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा? इधर मिटा ले, देखो चारों का अगर एक साथ ले ले तो अब संबंध 1 2 3 और 4 को सम्मिलित करने पर तो हो जाएगा डीबी समानुपाती आई, फिर डीएल, फिर साइन थीटा, ये तीनों के समानुपाती था, अब बटा में r² हो जाएगा। तो डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा बटा में r²। अब आप कहते कि सर आप ये सब कैसे याद रखे थे? तो जिसको फॉर्मूला याद रहता है वह ये सब खुद बना लेता है। तो आपको बस ये व्यंजक याद रखना पड़ेगा, आप वहां से स्वयं लिख सकते हैं। तब इसको लिखेंगे डीबी इजिकल टू के आ जाएगा। अब फिर हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अब बटा में r² हो जाएगा। अगर दिक्कत लगेगा आपको समझने में, अगर परेशानी आएगी तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं हम, ठीक है। तो चूंकि लाइव नहीं रहे इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह आप लाइव पढ़े हैं और भी टीचर का पढ़ना होगा आज, तो आपका नेट पैक जवाब न दे दे, इसलिए रिकॉर्डेड दे दिए कि आप कभी भी पढ़ लो आराम से। तो यहां पे अब लिखेंगे जहां के जब भी इस संबंध को हटाते हैं तो बदले में के लिखते हैं, सी लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, लेकिन ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? तो समानुपाती नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक। जहां के एक समानुपाती नियतांक है। ये जो के है ये क्या है? तो एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान, यानी किसका मान? तो जिसका मान, तो जिसका, किसका नहीं, मतलब समझ रहे ना? जिसका मान एसआई मात्रक पद्धति में, जिसका मान एसआई मात्रक पद्धति में, एसआई मात्रक पद्धति में हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए μ0 बटा 4 पाई होता है। यानी ये जो के लिए है ना, इस के जो एक समानुपाती नियतांक है और इसका मान एसआई मात्रक पद्धति में हवा या निर्वात के लिए कितना होता है? μ0 बटा में 4 पाई।
यानी फाइनल फॉर्मूला आ गया, dB इजिकल टू क्या आ गया, μ0 बाई 4 पाई। यानी ये जो कहा जहां k है वहां पर भी ये वैल्यू लिख देंगे, अब बाकी सब सेम रह जाएगा। तो μ0 बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अब बटा में r²। लगभग कूलॉम के नियम जैसा ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें μ0 बाई 4 पाई आया है, आइडियल साइन थीटा बटा में r²। यहां तक तो स्पष्ट है। अब जानेंगे हम μ0 के बारे में। किसके बारे में? μ0 के बारे में। ठीक है, तो अब जानेंगे μ0 के बारे में। जैसे आप पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या था? तो एप्सिलॉन नॉट था निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी कांस्टेंट था ना। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या था? और अभी हम बोले कि कूलॉम के नियम जैसा है, बिल्कुल है। तो इसमें उसमें था विद्युतशीलता और यहां बोलते चुंबकशीलता। तो लिखेंगे जहां μ0 दिख रहा है ना, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता या इसी के एक और नाम है पारगम्यता। इसी का एक और नाम क्या है? पारगम्यता। क्या नाम है? पारगम्यता। ठीक है, तो चुंबकशीलता या पारगम्यता को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। दिख रहा है ना, क्या लिखते हैं इसको? परमिएबिलिटी। जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहा जाता, अब इधर नहीं दिख रहा है ना, कहा जाता, ऊपर दिखेगा, इधर मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। पारगम्यता कहा जाता है तथा इसका मान एसआई मात्रक पद्धति में किसका मान? इस μ0 का, तथा इसका मान एसआई मात्रक पद्धति में 4 पाई गुने 10 के पावर -7। एसआई मात्रक पद्धति की बात कर रहे हैं, कितना? 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो बायो-सवार्ट का नियम है, इसका एक और नाम है। मान लो एग्जाम में बायो-सवार्ट का नियम क्या है अगर पूछता है तो ठीक है। अगर बायो-सवार्ट नियम की जगह अगर पूछ देता लाप्लास का नियम बताइए, लाप्लास का नियम भी इसी को बोलते हैं। तो सिर्फ हम यहां पे इतना लिख देंगे कि बायो-सवार्ट नियम को लाप्लास, ये प है, लाप्लास का नियम भी, लाप्लास का नियम यानी लाप्लास लॉ भी कहते हैं। लाप्लास नियम भी कहते हैं। तो अगर मान लो एग्जाम में ये पूछ देता है 5 नंबर में कि लाप्लास का नियम किसे कहते हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से संबंधित बायो-सवार्ट का नियम लिखे, तो इस प्रकार आप लिख दोगे। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से संबंधित लाप्लास का नियम लिखे, ये भी क्वेश्चन कर सकता है।
तो फिर भी यही लिखाएगा, लाप्लास का नियम भी बोलेगा तो यही लिखाएगा। तो ये तो अदिश रूप है, 5 नंबर के लिए हो गया। 5 नंबर में आपको इतना ही लिखना होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है। तो 2 नंबर में यह भी पूछ सकता है कि बायो-सवार्ट के नियम का सदिश रूप लिखे। कौन सा नियम? सदिश रूप। तो हम यहां पर लिख देते हैं, अगला टॉपिक बना देते हैं, बायो-सवार्ट नियम का, बायो-सवार्ट नियम का सदिश रूप। यानी अगला टॉपिक हम क्या ले लिए, तो बायो-सवार्ट नियम का सदिश रूप, यानी इसको हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सवार्ट लॉ। ठीक है, तो अब बताओ, चूंकि अभी आप पढ़ क्या है, dB बराबर क्या पढ़ क्या है, μ/4π। इधर क्या था, आइडियल साइन थीटा अब बटा में r²। यही ना हम लोग पढ़ के आए, इतना स्पष्ट है। तो अगर हम चाहे तो इस टर्म में ऊपर नीचे हम r से गुना कर सकते हैं। ये जो दूरी था स्थिति सदिश का परिमाण, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dB = μ0/4π। ध्यान दीजिएगा। और ये जो आइडियल है, आइडियल में हम फिर यहां पे r कर देते हैं और तब साइन थीटा। ठीक है, आइडियल इसमें गुने कर दिया r, फिर साइन थीटा। तो नीचे अगर हम लिख दें r³ तो बात तो वही हो गया, फिर एगो r कट जाएगा तो r² आ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किस टर्म को बता रहे हैं। ब्लू वाला मार्कर क्या हो गया, चलिए 1 मिनट मिल गया। यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये जो टर्म है, ऐसे आपको बनाना नहीं है, इस तरह से करके दिखाना नहीं है। लेकिन ये जो टर्म है, ये dl वेक्टर था, डायरेक्शन लिए थे, r भी वेक्टर था, लंबाई को वेक्टर माना जा सकता है ना विस्थापन के फॉर्म में, और ये I तो अदिश है, लेकिन ये dl और r को वेक्टर मान सकते हैं। तो इस अनुसार हम यहां पे लिख सकते हैं, बस अब हो चला है, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट वेट कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि AB साइन थीटा अब बराबर होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। AB साइन थीटा बराबर क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। AB साइन थीटा बराबर कितना होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैथ में भी आया होगा शायद, और यहां तो देख ही रहे। तो A के जगह इसमें क्या है, DL, अब B के जगह क्या है, R। यहां पे फिलहाल जो टर्म है वह DL R साइन थीटा, DL R साइन थीटा, यही है ना। तो जो A है वहां पे DL है, और जो B है वहां पे क्या है, जो R है वहां पे B है, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा है। ये जो टर्म है क्या आपको दिख रहा है यहां पे, बोलिए, स्पष्ट है ना। ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा, तो इसका होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। नहीं समझे, देखो AB साइन थीटा का A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो यहां है ना DL R साइन थीटा, तो A के जगह DL, B के जगह R साइन थीटा साइन थीटा, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जो इधर वेक्टर हम ले ले, तो जगह DB वेक्टर इक्वल टू μ0/4π, और I को भी बाहर ले लिए, क्योंकि I जो है विद्युत धारा अदिश राशि,
और इसके बदले में हम लिख दे रहे हैं आई बटा में आर क्यू, आई इंटू हो जाएगा डीएल वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। जैसे डीबी को डीबी वेक्टर कर दिए, अब यहां मी नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर क्यू बाहर कर लिए, और डीएल आर साइन थीटा को हम लिख दिए डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इतना पे आप छोड़ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इतना पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो और आगे बढ़ा लो। इसी को हम लिख सकते हैं डीबी वेक्टर इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर यहां पे आर क्यूब, यहां पे आर स्क्वायर लिख दे, तो एक आर को हम उधर लेके चले जा रहे हैं, तो जाएगा डीएल वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर अब बटा में आर, तो ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। अब क्या है, इस वेक्टर में परिमाण से भाग दिया गया है, तो किसी भी सदिश में जैसे एक कैप एकांक सदिश हो गया, तो इस एकांक सदिश को हम कैसे लिखते थे, तो ए वेक्टर अब बटा में, यानी अगर किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दे, अगर किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दे तो क्या मिलता है, एकांक सदिश। किसी भी सदिश को अगर उसके परिमाण से भाग दे दे तो क्या मिलता है, एकांक सदिश। तो यहां पे भी एकांक सदिश हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीबी वेक्टर इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा डीएल वेक्टर अक्रॉस आर कैप, आर कैप ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब प्रश्न है कि आर कैप क्या है, जहां आर कैप क्या है, तो एकांक स्थिति सदिश है, मतलब यूनिट पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्रफलता अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा भी होगी, इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्रफलता सदिश राशि है तो दिशा भी होगा, दिशा। तो देखो ये तो अदिश है, ये डीबी वेक्टर है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है ए और बी के तल पे लंबवत। वेक्टर तो पढ़े होंगे आप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल पर लंबवत, वेक्टर में पढ़े होंगे। तो यहां पे किसके लंबवत हो जाएगा, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के तल पे क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं दिशा, क्या लिख दे रहे हैं, दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लिखे या डीबी वेक्टर लिख दे रहे हैं। डीबी वेक्टर कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो डीबी वेक्टर का दिशा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के तल पर लंबवत होगा, के तल पर लंबवत होगा। और इस तरह से आपका ये जो टॉपिक था बायो सवाट का नियम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये समाप्त हुआ। तो एक बार पढ़ने के बाद इसको नोट करके और फिर दोबारा आप जरूर देख लीजिएगा, मतलब एक बार लेक्चर सुने, लिखे और उसके बाद एक बार फिर से पढ़ना। बहुत भारी नहीं है, ये जो फॉर्मूला था आइडियल साइन थीटा, इसी को याद करके इसका मेन फॉर्म बनाया जाता है। यानी फॉर्मूला याद है, आइडियल साइन थीटा dB इक्वल टू मी नॉट बाई 4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो वहीं से इसका परिभाषा वगैरह ये सब बनाया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 2 बार पढ़ने का जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।